हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 95 पर। अगर हम भाग 95 पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग 94 तक तो हम लोगों का एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इन जी श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहिए, इससे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जी श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। और हम लोग जी श्रृंखलाओं का जो 100 पूरा करने वाले हैं, सेंचुरी मारने वाले हैं, तो हम लोग जी श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहें। और अब नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही चीज़ें जो हैं अब जी श्रृंखलाओं से देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 95 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि सोनार में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग है, श्रव्य तरंग है, श्रव्य ध्वनि तरंग है, पराश्रव्य तरंग है और श्रव्य तरंग है। सबसे पहले तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सोनार क्या होता है। सोनार, ठीक है, बहुत बार बताया जा चुका है कि सोनार का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है देखेंगे कि साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग एंड रेंजिंग है, RANGING, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें आप देखेंगे कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और सोनार का जो कार्य है आप देखेंगे कि जो समुद्र में डूबी हुई चीज़ों का लोकेशन यानी कि जो स्थान है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसमें पराश्रव्य तरंगों को यहाँ पर रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि जब पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं सोनार से, तो अब जो कोई वस्तु डूबी हुई है, कोई धातु है, वहाँ पर कोई मान लीजिए कि मलबा है, तो उससे टकरा कर वो ध्वनि तरंगे जो हैं, पराश्रव्य तरंगे जो हैं वापस आती हैं। तो इसीलिए वहाँ पर सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझते रहें और इस प्रकार से के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलो नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है। आप लोग समझ जानते हैं कि पाश्चुरीकरण जो है दूध से संबंधित है। तो दूध के किस प्रकार से संबंधित है कि दुग्ध के निर्जमीकरण से, या दुग्ध के निर्जलीकरण से, दुग्ध के किण्वन से, या दुग्ध के आसवन से। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले कि इसकी खोज किसने किया था। पाश्चुरीकरण की फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, फ्रांस का वैज्ञानिक था। कौन था? लुई पाश्चर, ठीक है, लुई पाश्चर। और इसी ने दुग्ध के निर्जमीकरण से ही पाश्चुरीकरण का व्याख्या किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग नोट डाउन करते रहे, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और इसमें दूध को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। और उसको कितने समय तक? 16 सेकंड तक गर्म किया जाता है, ठीक है। 70 से 85 डिग्री सेल्सियस तक 16 सेकंड तक दुग्ध को गर्म करके उसको तुरंत ही ठंडा कर लिया जाता है। और वहाँ पर इसको दुग्ध को इस प्रकार की प्रक्रिया से लेकर वहाँ पर दुग्ध को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो दुग्ध के संरक्षण से आपका पाश्चुरीकरण संबंधित है। और किसने खोज किया था? लुई पाश्चर ने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक पक्षी नहीं है। एक पक्षी नहीं है। इंडियन नाइट यार, गोल्डन मासीर, स्पूनबिल या वाइट आइबिस, ठीक है। यह प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में पूछा गया है स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में पूछा गया था, कौन एक पक्षी नहीं है। तो आप देखिए कि गोल्डन महासीर जो है यह पक्षी नहीं है, ठीक है। और बाकी सारी पक्षियाँ हैं। गोल्डन महासीर यह क्या है? पक्षी नहीं है, यह एक क्या है? मछली है, ठीक है, मछली है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है,
वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, देखेंगे कि टोर पुतितोरा, टोर पुतितोरा, ठीक है, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग इस तरह के प्रश्न अगर नहीं पढ़े हैं तो इस तरह के प्रश्न कभी करिएगा मत, नहीं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर हमेशा गलत हो जाएंगे। तो आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और चैनल जुड़ते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% किया गया। ठीक है, सबसे पहले संशोधन किसके मंत्री है, लोकसभा के, कितना, 15% किया गया था। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां है, 86वां है, 91वां है या 89वां है। सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 101वां जो है ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, ये सबको पता है, ये जीएसटी संबंधित है। ये कब हुआ था, 2016 में। ठीक है, 2016 में आया था। और 86वां शिक्षा का मूल अधिकार है। ठीक है, हम यहाँ पर RTE लिख देते तो समझ जाएंगे, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया था, सन 2002 में। ठीक है, सन 2002 में। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लें, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखकर नोट डाउन कर लें। RTI नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट टू एजुकेशन है, RTE है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का 15% किया गया था। लोकसभा का, सभा में मंत्रियों की संख्या। ठीक है, लोकसभा में, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, इसको हम रहने देते हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्रियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए LS, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रियों की संख्या 15%। ठीक है, और 89वां संविधान संशोधन क्या है, 89वें संविधान संशोधन द्वारा देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोगों का गठन किया गया था। SC ST के लिए अलग अलग आयोग, ठीक है, अलग अलग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कौन सा संविधान संशोधन है, 89वां संविधान संशोधन है। और लोकसभा में केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, 91वां संविधान संशोधन द्वारा। और 101वां GST से, और 86वां 2002 में आया था। और 91वां संविधान संशोधन ये कब आया था, ये वाला जो संशोधन है देखेंगे कि 91वां संविधान संशोधन ये 2003 का है। ठीक है, सन भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और SC ST वाला भी, ये भी 2003 का ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहें, नोट डाउन करते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन संबंधित है 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। ये अपने ने पहले पिछले ही प्रश्न में बताया कि वो कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है जो राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन, ये आप लोगों को से 97वां संविधान संशोधन सरकारी संस्थाओं के गठन का प्रदान करता है। और कब आया था, 2012 में आया था, 2012 में। ठीक है, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, तो इस तरह अधिनियम बनाए गए हैं बहुत सारे, जैसे मीसा है, टाडा है, पोटा है, UAPA है। फिर भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग बताया कि लोकपाल विधेयक जो है वो सर्वप्रथम किस राज्य ने लाया था। ठीक है, तो ये बहुत, इसको हमने पिछले के लेक्चर में बताया है कि कौन सा राज्य है जो विधेयक लाया है लोकपाल हेतु, लोकपाल व्यवस्था के लिए। तो उसको आप लोग वहाँ पर सुनिए और वहाँ पर नोट डाउन करिए और उसको बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर बताइए। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन, किस संविधान के अनुच्छेद में है। ठीक है,
तो आप लोग जानते हैं कि 343 से लेकर 351 तक या 52 तक वहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है जो राजभाषा से संबंधित है, राज्य की और केंद्र की। ठीक है, और आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि कौन सा भाग है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है, पहले आप लोग नोट डाउन करिए। 343, 44, 45 और 46, ये चारों अनुच्छेद किससे संबंधित हैं। 343 जो है संघ की राजभाषा का प्रावधान करता है। 343 संघ की राजभाषा। ठीक है, नोट डाउन कर लें। अनुच्छेदों से प्रश्न बनाया जाता है। आप लोग नोट्स बनाते रहें और नोट्स में भारतीय संविधान में के जो भाग है, किस भाग में भाषाओं का उल्लेख है और कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, और भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद सूची है, 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और उन भाषाओं को नोट डाउन करिए और उससे संबंधित संशोधनों को नोट डाउन करिए, किस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें बहुत बार बताई जा चुकी हैं, तो आप लोग उसको नोट्स बनाते रहें, नोट डाउन करते रहें। 344 में क्या दिया गया है, आयोग का गठन किया गया है, आयोग। ठीक है, आयोग के गठन की बात है इसमें। किसके लिए आयोग है, राजभाषा के लिए। ठीक है, आयोग के गठन। ठीक है, और कौन करेगा, संसद करती है। हर एक नियम कानून और जो आयोगों का गठन करता है वो संसद करता है। फिर इसके बाद 345 में यही अनुच्छेद है कि जो राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया इसमें दी गई है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। ठीक, और 346 में क्या दिया गया है कि 2 राज्यों के बीच पत्रादि का व्यवहार, 2 राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार की बातें इसमें की गई है कि किस भाषा में पत्र व्यवहार होगा। ठीक है, कोई भाषा अपनाया जा सकता है, व्यवहार। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि प्राथमिक स्रोत क्या होता है। पारिस्थितिकी यानी कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा, सौर ऊर्जा होता है। सूर्य की ऊर्जा जो है प्राथमिक स्रोत के रूप में मानी जाती है। चाहे वहाँ पर सजीवों के बारे में अगर बात किया जाए तो वहाँ पर प्राथमिक ऊर्जा जो है स्रोत है वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, तो लोग नोट डाउन करते रहे, नोट्स बनाते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 10% नियम। ठीक है, 10% नियम संबंधित है कि 10% नियम किससे संबंधित है। यहाँ पर इस तरह से भी नोट डाउन लिख लीजिए। 10% नियम किससे संबंधित है, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुँचना, या पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुँचना, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम यह कहता है कि कोई भी ऊर्जा है खाद्य के रूप में है तो वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचना। और इसका जो प्रतिपादन किया गया था लिंडेमान नामक व्यक्ति ने किया था। कौन था, लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने 10% नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अगर तत्वों के चक्रण की अगर हम बात करें तो उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न था, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, यहाँ पर लिखा होगा किया गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, एल्टन के द्वारा
या बर्कले के द्वारा, बेनेट द्वारा या रेटजेल के द्वारा। तो पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा देखेंगे कि बेनेट के द्वारा किया गया है। इनका नाम जाने देखिए कि जॉन डब्ल्यू बेनेट, जॉन डब्ल्यू बेनेट। और इनकी पुस्तक का जो नाम है, अब देखिए इनकी पुस्तक का नाम है द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिए द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन। ठीक है, तो ये पुस्तक है इनकी, और इसमें इन्होंने पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा दिया था, और ये पुस्तक आई थी 1976 में। ठीक है, कब आई थी? 1976 में। ठीक, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, और इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे ही जाते हैं और हमेशा पूछे ही जाएंगे, तो रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाया करता था? कौन? अकबर। कौन सा सूफी संत हैं सबसे ज़्यादा गया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदगंज शकर। तो अब अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि अकबर जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर बहुत बार गया है, जो कहाँ पर है? ये अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में। और इनकी याद में देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अब कब कराया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण? 1560 या 70 के दशक में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को किस देश से अपनाया था? ठीक है, मनसबदारी प्रणाली किस देश अपनाया था? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, फारस। तो जानते हैं कि अकबर जो है मंगोलिया से मनसबदारी प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, क्योंकि अकबर का जो पूर्वज है, जिस प्रकार से बाबर के पूर्वज हैं आपके मंगोलिया से संबंधित थे, चंगेज खां तैमूर के वंशज से, तो इस प्रकार से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंगोलिया से ही मनसबदारी प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं, चैनल जुड़ते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया? ठीक है, 1582 है, 62 है, 63 है और 64 है। तो अकबर का जो शासनकाल है देखेंगे कि 1556 से लगभग में है, 1555-56 के लगभग से लेकर 1605 ईस्वी तक उसका सारा कार्यकाल है, और उसके कार्यकाल के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो देखेंगे कि दीन इलाही धर्म कब आया था? 1582 में। ठीक है, 1582 में दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, ये अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। 1562 में देखेंगे कि दास प्रथा का अंत किया अकबर ने, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों के लिए पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अब 1564 की अगर हम बात करें तो जजिया कर की समाप्ति। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। यानी कि आप लोगों का 1582 में दीन इलाही धर्म को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो
अब देखेंगे कि यह प्रश्न जो है इस सेशन का आखिरी प्रश्न था और आप लोग इससे नोट बनाते रहें, क्योंकि नोट्स ही विद्यार्थी के जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। और आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम्स देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जीएस श्रृंखला पसंद आती होगी और आप लोग इससे नोट्स बनाते होंगे और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इन जीएस श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितनी भी व्याख्याएँ की जाती हैं, वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाएँगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से जीएस के संदर्भ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।